हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। इसी में नीट फिजिक्स में आपकी सपोर्ट करने के लिए ये डिटेल्ड वीडियो की सीरीज़ है जो सब कुछ कवर करती है, यानी कि सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे क्योंकि ये फुल कोर्स का कवरेज मैं करा रहा हूँ। क्लास 11th की फिजिक्स ऑलरेडी मैं ख़त्म कर चुका हूँ। क्लास 12th की फिजिक्स स्पेशली जो डिज़ाइंड वीडियोज़ है नीट के लिए, उसमें चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। तो अगर आप ये पूरा वीडियो फॉलो करते हैं, पूरी सीरीज फॉलो करते हैं, तो फिजिक्स में भी शानदार नंबर आपके आ जाएंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो देखकर आपके न्यूमेरिकल निकले, तो जड़ से अरविंद एकेडमी नीट YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो केवल बायो पढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता, क्योंकि बायो में मैक्सिमम 360 में 360 ही ला सकते हैं। उसके बावजूद भी 650 का अगर आप टारगेट करेंगे तब जाके बात बनेगी। 300 नंबर मोटा मोटा और चाहिए, तो 300 नंबर केवल केमिस्ट्री से आ नहीं पाएंगे। तो आपको फिजिक्स पे प्यार से फोकस करना पड़ेगा और मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका मन करता है केवल वही नहीं पढ़ना है। नीट में सिलेक्शन के लिए जो जरूरी है वो पढ़ना या वो करना ज्यादा जरूरी है, और उसमें फिजिक्स पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 4 की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये स्पेशली डिजाइंड वीडियो है बेटा नीट के लिए, ना ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए हैं, ना ये जेई वालों के लिए हैं। आपके लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाया है जिससे पूरा फायदा आपको मिले। और आज का 4 पार्ट में ये चैप्टर को मैंने डिवाइड किया है। आज हम लोग बायो सावर्ट्स लॉ के बारे में पढ़ाई करेंगे, उससे लिंक्ड जो बातें हैं वो भी डिस्कशन के तौर पर देखेंगे। आपको सहूलियत मिले इसलिए मैंने क्या किया कि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूं उसकी एक लाइब्रेरी बना दी है और उसका नाम दे दिया ऑल वीडियो लाइब्रेरी। तो ऑल वीडियो लाइब्रेरी जैसा ये दिख रहा है, ये एक फोटो मैंने लगाया है, क्लास 11th का है, नीट क्लास 11th का, और बाजू में देखिए क्लास 12th भी है। तो आप सारे चैप्टर्स और टॉपिक में लिखता जा रहा हूं। जो भी वीडियो जिस चैप्टर का देखना है बस आप प्ले पर क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। यानी आप के सामने और भी जो फ्यूचरिस्टिक सीरीज आएंगी, जो फ्यूचर में आपके लिए लाऊंगा, सब यहां एक ही जगह आपको मिल जाएंगी। अपनी जरूरत के हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं। इस पर ये ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर आप पहुंचेंगे कैसे? तो इसके लिए देखिए अरविंद एकेडमी नीट जो चैनल है, इसके होम पेज पे जाएं तो यहां पर देखिए लिंक लगा दिख रहा है। इस लिंक को क्लिक करेंगे और पहले लिंक को क्लिक करते ही ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर आप पहुंच जाएंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मैं अटैच कर दूंगा इसके लिंक का, कि इस वीडियो के बाद अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहे तो कोई दिक्कत ना हो, तो होम पेज से जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो लाइब्रेरी से आपका फायदा क्या है? फायदा है कि कोई टाइम वेस्टिंग नहीं, इजी एक्सेस है, और जो जो सीरीज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं सबके बारे में आपको जानकारी रहेगी जिससे आप उसका फायदा उठा सकें। कई बच्चों का रहता है सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ उनको मिल जाए, तो उनके लिए अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं इसके पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और आपके नोट्स बनाने में बड़ा काम आएगा। आप जानते ही हैं नीट में सिलेक्शन के लिए बिना खुद के नोट्स बनाए आप ज्यादा उम्मीद करेंगे तो ठीक नहीं होगा। खैर, और साथ में अरविंद एकेडमी ऐप है, इस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहां पर कई इंटरेस्टिंग कोर्स आपको मिलेंगे जो नीट की जर्नी के आपको आसान कर देंगे और आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा करा सकते हैं। तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके इसके स्टोर सेक्शन में जाइए और कोर्सेज में एनरोल करके अपनी पढ़ाई को बड़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ा लीजिए। चलिए, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है वो बात शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्या था, पहले ये समझा जाता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट की बातचीत करें, वो एक अलग मामला है और मैग्नेटिज्म एक अलग मामला है। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों में कोई लिंकेज नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब साइंस डेवलप हुई तो 1820 में 1820 में अर्स्टर्ड साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, और वहां पर उन्होंने लिंकेज स्टैब्लिश किया कि भाई ये जो मैग्नेटिज्म पैदा हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है मूविंग चार्जेस। जहां भी चार्जेस मूव कर रहे हैं
या करंट पैदा हो रही है, उससे मैग्नेटिज्म पैदा हो रहा है। इससे क्या साबित हुआ कि जो मैग्नेटिज्म है और इलेक्ट्रिसिटी है वो उन दोनों में रिश्ता है, वो अलग अलग बातें नहीं हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म बनाया जा सकता है या ये बात इन्होंने एस्टैब्लिश की, अभी इसको देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है। तो किसी भी मैग्नेट के अराउंड, मैग्नेट हो या मूविंग चार्जेस हो या किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही हो, सब बातें एक जैसी हो जाती हैं। इसके आसपास स्पेस में जहां तक इसका मैग्नेटिक इफेक्ट देखा जा सकता है उसको बोलते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो फिजिक्स में इसको बी से शो करते हैं और इसका हमेशा आपको डायरेक्शन, ऐसे ये वेक्टर क्वांटिटी का निशान है जैसा आप जानते हैं, हमेशा इसके डायरेक्शन की बात कह के ही पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप इसको दे पाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और कैसे इसका डायरेक्शन वगैरह निकालना है ये जगह जगह आपको बताया जाएगा। अब यहां पर इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए तो इसकी एसआई यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। टेस्ला इज द एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी? गॉस या फिर मैक्सवेल। एक टेस्ला और गॉस में जो रिलेशन है वो देखिए लिखा है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस। इस रिश्ते को भी आप दिमाग में जरूर याद रखें। अब अस्टर्ड साहब का जो एक्सपेरिमेंट था वो थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट में बताया, क्या देखिए बड़ी सुंदर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने एक सेटअप बनाया और मैग्नेटिक कंपास को पास में रख दिया। अब आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो तभी डिफ्लेक्ट होता है जब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बने। अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वो हिलेगा, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो वो मैग्नेटिक कंपास नहीं हिलेगा। अब यहां पर इन्होंने इस बैटरी में करंट को फ्लो कराया तो देखा जैसे ही करंट फ्लो होती है मैग्नेटिक कंपास हिल जाता है एक डायरेक्शन में। फिर जैसे ही इसमें करंट फ्लो करना बंद कर देते हैं मैग्नेटिक कंपास वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। और अगर इसमें करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं, जिस डायरेक्शन में फ्लो कराया था उसकी विपरीत दिशा में फ्लो कराते हैं, तो हम देखते हैं कंपास के मूव करने का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। यानी करंट फ्लो करने पर कंपास हिलेगा, करंट की डायरेक्शन बदलने पर दूसरी तरफ हिलेगा और करंट नहीं फ्लो करने पर नहीं हिलेगा। इससे ये बात पुख्ता हो जाती है कि ये कंपास इसी करंट की वजह से मूव कर रहा है। और कंपास मूव कब करता है? जब वो मैग्नेटिक फील्ड में हो, मैग्नेटिक फोर्स लगे। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड बना रही है जो कि इस कंपास पर फोर्स लगा रहा है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? साबित हो गया कि ये रिश्ता आपस में कुछ कहलाता है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है। ये स्टड का बहुत ही जानदार शानदार एक्सपेरिमेंट था जिसने साइंटिस्टों की सोचने की दशा को या दिशा को बदल दिया। वरना पहले वो क्या मान के चल रहे थे कि भाई इलेक्ट्रिक करंट अलग मामला है और मैग्नेटिक फील्ड अलग मामला है। इस कार्यक्रम ने 1820 में यह साबित किया कि ना बाबा, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है मामले। जैसे कि आइंस्टाइन ने आगे साबित किया था E इज इक्वल टू MC स्क्वायर 1905 के आसपास शायद। तो वो भी एक जबरदस्त फिनोमिना था। खैर वापसी करते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये बात आप यहां पर देख पाए, ये पूरी घटना ये इस स्लाइड में बताई गई है। अब अगली जो टॉपिक आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो-सावर्ट लॉ का। अब आपने जो कूलॉम्ब्स लॉ पढ़ा था जैसे चार्जेस के बारे में, कूलॉम्ब्स लॉ क्या बताता था कि भाई दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा। इसी तरीके से ये जो किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये बताता है बायो-सावर्ट्स लॉ। तो कूलॉम्ब्स लॉ की जो अहमियत है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वही मैग्नेटिक फील्ड के लिए बायो-सावर्ट्स लॉ की अहमियत है। बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब यहां एक शब्द मैंने यूज किया है करंट एलिमेंट।
तो ध्यान रखिएगा कूलाम्स लॉ में भी जो चार्जेस लेते थे वो पॉइंट चार्जेस लेते थे। एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए फिर इंटीग्रेशन वगैरह कर लिया करते थे, बात की बात है, लेकिन कूलाम्स लॉ एप्लीकेबल किसके लिए था? पॉइंट चार्ज के लिए। इसी तरह बायो सावर्ट्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? करंट एलिमेंट के लिए। अगर अब आप सोचें करंट एलिमेंट क्या चीज होती है? अरे कुछ नहीं, बहुत सरल सी बात होती है, मैं अभी दिखाता हूं आपको, यहां बता देता हूं हाथ से। देखिए मान लीजिए कोई वायर है, ये आप ले लीजिए वायर है इसमें करंट फ्लो कर रही है, ये साफ करंट फ्लो कर रही है, कोई इसमें टेंशन नहीं, ठीक। अब हम क्या, जब हम करंट एलिमेंट का बात करते हैं तो करंट एलिमेंट एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, मैंने बड़ा करके दिखाया जिससे आप देख पावें, वरना ये कितने के बराबर है? डिफरेंशियल कैलकुलस में डीएल जो लिखते हैं उसके बराबर है। तो इस वैल्यू को लिखते हैं आईडीएल ऐसे। अब देखिए मैंने ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट भी बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए मैंने देखिए वेक्टर का निशान लगा रखा है। अब आप कहेंगे साहब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो बताओ साहब बिल्कुल, डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर करंट का डायरेक्शन। तो करंट फ्लो हो रही है ऐसे, तो इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इस तरफ हो गया। ये छोटू महाराज जो हैं, जरा सा चुन्नी सा, ये कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं ये बायो सावर्ट्स लॉ बताता है। मान लीजिए इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर आप मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं, किसकी वजह से? इस करंट एलिमेंट की वजह से। पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, इस करंट एलिमेंट की वजह से। बायो सावर्ट्स लॉ इतना बताता है। तो इसको हम इससे ऐसे जोड़ देते हैं जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं आर। ये भी पोजीशन वेक्टर के रूप में आता है, वेक्टर जो बनाया हुआ है ये। अब इस आईडीएल का इस पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो बायो सावर्ट्स साहब ने बताया मैग्नीट्यूड के हिसाब से। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये साइन थीटा क्या है? ये एंगल थीटा, इसके बीच का एंगल है डीएल, और आर के बीच का एंगल, और बाकी चीज पहचान गए। आई करंट है, डीएल इसकी लेंथ है, साइन थीटा इस थीटा का साइन, आर है यहां से इसकी डिस्टेंस। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट होता है। म्यू नॉट होता है परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये देखिए केवल यहां पर भाई मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, लेकिन अब आप कह रहे हैं ना कि बी का डायरेक्शन भी चाहिए। भाई यहां पर बी अगर निकाल रहे हो, जो छोटा सा डीबी होगा बेसिकली ये इस करंट एलिमेंट की वजह से, उसका डायरेक्शन भी बताओ। तो इसी का वेक्टर फॉर्म, ये जो, अच्छा आपको ये समझ में आ सकता है कि ये लॉ आया कहां से? तो भाई साहब ये लॉ आया है एक्सपेरिमेंटली, मतलब एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने देखा कि ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है कि डीबी डिपेंड करता है आई पर, डीबी डिपेंड करता है डीएल पर, डीबी डिपेंड करता है साइन थीटा पर, डीबी डिपेंड करता है आर स्क्वायर पर। कैसे डिपेंडेंसी आपके सामने है। तो एक्सपेरिमेंटली ये लॉ प्रूफ किया गया है प्रोपोर्शनल लेके, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। अब यहां पर जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की एसआई सिस्टम में वैल्यू होती है वो 10 की पावर -7 होती है, और बाकी तो हमने पीछे लिखा था कि डीबी का एसआई सिस्टम में टेस्ला होता है यूनिट, और गॉस एसआई सिस्टम में होता है, और 1 गॉस इज इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला आप कह सकते हैं। ये एसआई सिस्टम में वैल्यू है। अब यहां पर इसका देखिए वेक्टर फॉर्म बताना जरूरी है, क्योंकि डीबी क्या है? डीबी तो मैग्नीट्यूड है, जबकि हम लोग कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो भाई इसका डायरेक्शन किधर है? तो उसके लिए पूरा जो फॉर्मूला है, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ भाई, वो पूरा फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, और वो इस तरह होता है। ये देखिए डीबी वेक्टर बना दिया हमने, और इसको लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, ऐसे चाहो तो लगा दो, अपॉन आर क्यूब। ये आपका वेक्टर फॉर्म है, और इस वेक्टर फॉर्म में आप देख पा रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निहित है इसमें, मतलब कंटेन करता है फॉर्मूला दोनों। और यहां से डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? डीएल क्रॉस आर। हमेशा ध्यान रखिएगा, तरह तरह के रूल बताए जाएंगे इसमें कि कैसे डायरेक्शन निकालना है। तब वेक्टर कैलकुलस इतनी डेवलप नहीं हुई थी। जब वेक्टर कैलकुलस आ गई तो वेक्टर अलजेब्रा में आपने पढ़ा ना ये
कि डीएल क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल से, बस उससे निकाल लो। मतलब अगर आप इस समय इस सिचुएशन के हिसाब से डीबी निकालना चाहते हो कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या करेंगे? राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल में करिए और डीएल की तरफ पाम को करेंगे। डीएल इधर है, ये डीएल पाम, और इसको आर की तरफ मोड़ देंगे। आर इधर है तो ये डीएल से आर की तरफ मोड़ेंगे। जिधर अंगूठा इशारा कर रहा है वो हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डीएल क्रॉस आर से। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या रहा? इस तरह से निशान बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन। क्योंकि जो ऐसे समझ लीजिए, जो वेक्टर का एक तीर होता है ना, तीर, ये तीर अगर ऐसे घुस रहा है तो इसकी पूंछ दिखेगी तो कट्टम टाइप की दिखेगी, और अगर ये वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है तो ये डॉट आपकी तरफ दिखेगा। ये आगे मैं बताऊंगा भी। अगर आपने ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया है तो परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, इस बोल्ड के परपेंडिकुलर आपकी तरफ, ऐसे ये वेक्टर है आपकी तरफ आ रहा है ऐसे। और अगर इसी की जगह ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर दिया है तो परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, ये शो करने का तरीका है। अगर आप कंफ्यूज हैं इसमें तो इस तरीके को पहचान लीजिए, क्योंकि जगह जगह इसका इस्तेमाल आप करते पाए जाएंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। आसान है बहुत, वेरी इजी। तो आप समझ गए कि डीएल, फिर से एक बार, डीएल क्रॉस आर, ये डीएल क्रॉस आर, अंगूठा अंदर, और अंगूठा अंदर मतलब वेक्टर अंदर की तरफ। तो ये देखिए डायरेक्शन भी पता चल गया हमको। तो आपको ये तो मैग्नीट्यूड निकालने के काम आएगा भाई। और ये वेक्टर फॉर्म है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड है। मैं हट जाता हूं एक सेकंड के लिए, अगर कोई पॉज करके नोट करना चाहे तो कर सकता है, वरना इसका पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, मतलब प्रेजेंटेशन का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और बायो-सावर्ट लॉ ध्यान रखिएगा, ये करंट एलिमेंट के लिए है, ये पिद्दिकड़ी वाले भाई साहब के लिए, पूरे वायर के लिए नहीं है। अगर पूरे वायर के लिए आप लगाना चाहेंगे तो फिर आप इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, है ना। जैसे हम कूलॉम्स लॉ में लगाते थे कि पॉइंट चार्ज के लिए तो फर्स्ट क्लास है मामला, लेकिन अगर मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो वहां इंटीग्रेशन लगाना पड़ता था। थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल मामला है। तो ये बात आप समझ गए, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना कि डीबी के तरह तरह के डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के होते हैं, इसलिए थोड़ा कुछ लॉस ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे मोहब्बत से हम लोग इसके डायरेक्शन को ढूंढ निकालें, खैर हम समझते चलेंगे। तो काफी चीजें मैंने बता दी। अब यहां पर ये जो म्यू नॉट था, ये क्या था? परमेबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं भाई। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस इंटू -7 टेस्ला, ये म्यू नॉट की वैल्यू आ गई। अब ये मान लीजिए इस सिस्टम को अगर हम किसी मीडियम में डाल दें, ये तो हवा में है इस समय, फ्री स्पेस में है, किसी पानी में डुबो दे सपोज करिए, तो ये म्यू नॉट नहीं रह जाएगा यहाँ, ये म्यू हो जाएगा। म्यू का मतलब है परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, और म्यू की वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अभी लिखा हुआ दिखा देते हैं आपको, सब बहुत आसान है। ये देखिए, तो अच्छा, ये तो ये फॉर्मूले का जो चल रहा था वो है, सारा मैंने वहीं समझा दिया है। ये देखिए सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं, तो ये सारी बातें समझ के हम लोग यहां तक पहुंच गए। देखिए फॉर्मूला लिखा था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सारी चीज इसके अंदर आपको मेंशन मिलेंगी, अदरवाइज मैंने आपको समझा तो दिया ही है। अब आप मीडियम में आ गए, बायो-सावर्ट्स लॉ इन ए मीडियम, यानी इसको डुबो दिया पानी में, कहीं डुबो दिया कोई मीडियम, एग्जाम्पल मैंने पानी लिया, तो ये देखिए म्यू नॉट की जगह म्यू आ गया है, और म्यू की जो वैल्यू होती है परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर के बराबर होती है। व्हाट इज म्यू नॉट? परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। व्हाट इज म्यू आर? रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमेबिलिटी। मतलब सिंपल सी बात, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। इस म्यू को आप म्यू एम भी लिख सकते हैं,
परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। बस ये म्यू की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू और बाकी बातें सब वही हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है म्यू, लिखा है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। एब्सोल्यूट का मतलब वही कि परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम कितनी है, तो म्यू लिख दीजिए चाहे म्यू एम लिख दीजिए, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मीडियम में आ जाएगा तो फ्री स्पेस की जगह इसकी वैल्यू बदल जाएगी, जो आप इस फॉर्मूले से देख पा रहे हैं। बढ़िया। अब एक दो फॉर्म बायो-सावर्ट्स लॉ के और होते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, वो भी याद कर लीजिए कि उसमें क्या परेशानी है। तो बायो-सावर्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी आपको याद होगा जे पढ़ा था, एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती थी I अपॉन एरिया, करंट पर यूनिट, करंट पर यूनिट एरिया। ये करंट डेंसिटी आपने चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है। तो यहां पर ये देखिए जे होता I अपॉन ए, मैग्नीट्यूड की बात करें, और यहां पर ये आप लिख दीजिए DL, आई डीएल अपॉन ए डीएल, डीएल डीएल से मल्टीप्लाई कर दिया, और ए डीएल क्या, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम डीवी। तो जे की जगह, मतलब इसकी जगह आई डीएल अपॉन वी डीवी लिख सकते हैं। तो यहाँ आई डीएल लिखा था ना, उसकी जगह आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया जे इंटू डीवी। भाई यहाँ फॉर्मूले में आई डीएल था, याद है ना कि डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। आई डी एल की जगह जे इंटू डीवी, तो जे इधर आ गया, डीवी इधर आ गया। इस फॉर्मूले को याद रखिए, कभी जरूरत पड़ी सीधे लगा देंगे। इसी तरीके से बायो-सावर्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी, Q और V में, यहां भी वही कहानी कर देना, कुछ घबराना बिल्कुल नहीं है। आईडीएल निकालेंगे तो आईडीएल को कैसे लिख सकते हो, करंट को लिख सकते हो Q अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी जो होता है Q अपॉन डी टी इंटू डी एल। तो ये Q रहा, ये डी एल अपॉन डी टी, डी एल अपॉन डी टी होता है V, यानी आई डी एल को लिख सकते हो Q इंटू V। बस dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल की जगह Q इंटू V, तो V क्रॉस R अपॉन आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला भी आपके काम का बन गया इन टर्म्स ऑफ Q एंड V। है ये बायो-सावर्ट्स लॉ ही, लेकिन एक अलग फॉर्मेट में फॉर्मूला है। बड़े प्यार से इसको आप मेंशन कर सकते हैं, पॉज करके चाहे नोट कर सकते हैं। अब कुछ स्पेशल कंडीशंस आ जाती हैं इसके अंदर, वो भी हम लोग फटाफट देख लेंगे। अब स्पेशल कंडीशन क्या है, जो मामला ये देखिए, ये यहाँ पे जो रिलेशन था ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ा काम आएगा, चैप्टर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, वहां भी खूब मेंशन मिलेगा आपको। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और बाकी ये म्यू नॉट अभी हमने देखा परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, अब दो बातें जो मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है या करंट एलिमेंट है, उससे अगर उसकी सीध में थीटा 0 या इस तरफ थीटा 180 डिग्री बन जावे, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है बेटा, 0। क्योंकि आप यहां पर जो फॉर्मूला आई डीएल क्रॉस आर लिखा हुआ है, अगर मैं वेक्टोरली मेंशन कर दूं तो डीएल साइन थीटा आता है, साइन 0 या साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। तो आप समझ गया, कोई वायर है, उसकी सीध में इधर या इधर कोई पॉइंट अगर आप लेंगे तो वहां मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलने वाला है, घोटाला मतलब 0। और अगर इस वायर से 90 डिग्री पर कोई लेते हैं पॉइंट P, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि भाई साइन थीटा की साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1 के बराबर। यही दो बात मेंशन है, इस बात का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है न्यूमेरिकल करते वक्त। आप समझ ही गए हैं कि कोई वायर है, उसकी सीध में कोई पड़ गया आगे या पीछे, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड वो वहां नहीं बनावेगा। बढ़िया। अच्छा, कुछ रूल्स की बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अभी आपको मैंने डीएल क्रॉस आर वाला रूल दिखाया था, जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है, उसको सीख लीजिए। कई बच्चों को वेक्टर अलजेब्रा नहीं ज्यादा अच्छी आती, उससे फिजिक्स में दिक्कत हो जाती है उनको, पूरी मैकेनिक्स हिल जाएगी आपकी।
आप 11th क्लास की मैकेनिक्स लगाएंगे, डरेंगे क्योंकि आप वेक्टर नहीं संभाल पा रहे हैं। और ये सब बातें जो आ रही हैं, जहां जहां वेक्टर का इस्तेमाल है, सारी बातों में दिक्कत पेश हो जाएगी। तो वेक्टर अलजेब्रा बहुत छोटा चैप्टर है, मैंने बड़ा अच्छा पढ़ाया है, आपको लिंक विंक सब मिल जाएगा और वीडियो लाइब्रेरी में 2 लेक्चर्स में शायद खत्म कर दिया, बड़े प्यार से आप उसको पढ़ सकते हैं, जरूरी है आपके लिए। तो एक तो मैंने आपको तरीका देखिए बताया था कि ये मान लीजिए वायर है और यहां से P पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ये करंट एलिमेंट था और आपने dl क्रॉस r किया था, ये dl क्रॉस r और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया था। याद है ना, अभी समझाया था वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से। बढ़िया। अब इसी को, क्योंकि उस समय ये वेक्टर अलजेब्रा इतनी डेवलप नहीं थी, तो तरह तरह के साइंटिस्ट रूल बना गए कि भाई शांति से प्यार से ऐसे निकाल लेना। तो पहला रूल उसमें क्या है, ये रूल बताता है कि अगर हम अपना राइट हैंड ले लें, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड ले लें और अंगूठे की डायरेक्शन कर दें करंट की डायरेक्शन में, ये करंट है, अंगूठे की डायरेक्शन करंट में, तो जिधर पाम दिख जा रहा है, ये देखिए आगे जा रहा है ना, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये ज्यादा आसान लगने लगता है, इसको तो इसीलिए बताया जा रहा है, लेकिन आपको पहले वाला भी सिस्टम याद होना चाहिए। राइट हैंड, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, पाम पी की तरफ, और देखिए पाम को आगे बढ़ाइए तो किधर घुस रहा है, दब रहा है, अंदर की तरफ। तो दिस इज दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रूल हो गया राइट हैंड पाम रूल। और भी कुछ रूल है 2-3, वो भी हम बताए देते हैं आपको, जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो पूरी बात अच्छे से पढ़ेंगे। फिर ये मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल, इन्होंने क्या बताया कि भाई जैसे ये वायर है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो अगर स्क्रू को हम ऐसे घुमाएं कि करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़े, तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू घूम रहा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो आप स्क्रू को ऐसे ऐसे टाइट करते हैं, तो ऐसे मतलब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, ये जा रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कह लीजिए। तो ये कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा यहां पर बी, ठीक, क्योंकि ऐसे आपका स्क्रू घूम रहा है। बात खत्म हो गई। अगली बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये क्या बोलते हैं कि अगर जैसे कोई वायर ले रखा है आपने, इस वायर पर राइट हैंड का अंगूठा लगा दीजिए और फोल्ड कर दीजिए। जिस डायरेक्शन में पंजे फोल्ड हो रहे हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अंगूठा मैंने आई की डायरेक्शन में रखा ये, और ऐसे फोल्ड किया, तो ये देखिए ऐसे फोल्ड होने पर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। तो एक ही चीज के निकालने के कई तरीके, लेकिन ध्यान रखिएगा मेरा सजेशन रहेगा, ये तो आप सीखें ही सीखें, साथ में वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वाला डीएल क्रॉस आर वाला मामला भी जरूर अपने हाथ में रखें, क्योंकि वो आने से हर जगह काम बनता है आपका। खैर आप समझ गए होंगे, कुछ रूल्स थे डायरेक्शन निकालने के लिए। अब यही अगली बात जो मैंने आपको समझाई थी कि जब भी परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन कहने की बात होए, तो ये डायरेक्शन आप बनाते हैं ऐसे क्रॉस का, परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन। और इसी तरीके से जब डॉट बनाते हैं तो परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन। ये शो करने के तरीके हैं, अदरवाइज कैसे शो करेंगे। तो कहीं पर डॉट और क्रॉस दिखे तो आप समझ जाइए ये क्रॉस का मतलब है ये अंदर इनटू द प्लेन घुस रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, आप ऑब्जर्वर हैं तो आपसे अवे जा रहा है, और ये बात लिखे तो ये आपकी तरफ आ रहा, ऑब्जर्वर है तो आपकी तरफ आ रहा है, परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन। मेरे ख्याल से बात पकड़ में आपके आई होगी। चलते हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग इसमें कई चीजें हमें सीखनी है अगले कदम पर। अब देखिए अभी जो बायो सावर्ट्स लॉ साहब बता गए थे वो तो बता गए हैं करंट एलिमेंट के लिए, छोटा सा आइडियल, ठीक। अब यहां पर वायर आ गया, और वायर मान लीजिए फाइनाइट लेंथ का है या इनफाइनाइट लेंथ का है, तो उससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये देखेंगे। डेरिवेशन तो हमको सीखना नहीं रहता है, हम उसके रिजल्ट को पकड़ लेंगे। तो पहली बात हम कर रहे हैं कि फाइनाइट वायर है। फाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है कि उसके सिरे हमको मालूम है कहां से शुरू है कहां खत्म है। तार है 1 मीटर लंबा है सपोज करिए, तो फाइनाइट लेंथ हो गई। तो इस तरह का फाइनाइट लेंथ वाला एक करंट कैरिंग कंडक्टर है या वायर है। तो ये दिखाया गया है इसमें, एक फाइनाइट वायर, इसके सिरे मालूम है बी और ए,
मैं थोड़ा गाढ़ा कलर ले लूं वरना शायद दिखे ना आपको। ये BA, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनाइट वायर। फाइनाइट लेंथ है, मतलब फाइनाइट वायर ही लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे। फाइनाइट लेंथ है इसकी, तो फाइनाइट वायर। अब अगर इससे किसी डिस्टेंस D पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो इसके सिरों को अगर इससे मिला दें, ये देखिए, तो ये एंगल मान लीजिए अल्फा बन रहा है, इसको इससे मिलाया, ये एंगल बीटा बन रहा है। तो क्या होता है मैग्नीट्यूड B का, वो यहां लिखा है इस फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, याद करना होगा हमको। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन D। I है करंट, जो करंट फ्लो हो रही है, D है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस वायर से उस पॉइंट के बीच में, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा बीटा कौन से एंगल हैं? अल्फा बीटा ये दोनों एंगल हैं। अब कई बार क्या होता है सवालों में ना, इस एंगल की जगह ये किनारे वाले एंगल ज्यादा आसानी से दिख जाते हैं हमको। देख रहे हो ना, यहाँ अल्फा बीटा ये है, यहाँ अल्फा बीटा है। इसमें ये रिश्ता क्या है? अगर ये बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा है। ये 90 है ना, तो ये 90 माइनस अल्फा है। तो यहां पर अगर मैं इस साइन बीटा जो लिखा है, साइन बीटा को मैं अगर इसको मैं कॉस में लिख दूं तो कॉस में लिख दीजिए, ये एंगल वाला पकड़ लीजिए, क्योंकि कॉस 90 माइनस बीटा करेंगे तो साइन बीटा आ जाएगा, यहां पहुंच जाएंगे आप। तो अगर आप ये एंगल ले रहे हैं अल्फा बीटा, तो फॉर्मूले में कॉस अल्फा कॉस बीटा लिख लेंगे आप। ध्यान रखिएगा, अल्फा बीटा कौन सा पकड़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर कई बार इस एंगल की जगह सवालों में ये एंगल हमें आसानी से दिख जाता है, तो बस फॉर्मूला वही है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, बात खत्म। और बाकी अगर ये एंगल पकड़ रहे हैं तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसलिए बता रहे हैं कि तरह तरह के फॉर्मूले अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये फॉर्मूला कब का है? जब फाइनाइट वायर है। अब हम इसी में कानून करेंगे कि एक इनफाइनाइट वायर हो जाए फलाना धमाका, वो भी सीख लेंगे हम लोग। चलिए आगे की बात करते हैं इसी में। अब इसी कानून को आगे बढ़ाते हुए यहां पर देखिए लिखा फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब ये क्या हुआ? इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो गया। जब देखिए यहां पर, यही फोटो बना देता हूं, ये मान लीजिए एक वायर है, यहां पॉइंट P ले रहे थे। अब जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाएंगे, ये D है, वैसे वैसे देखिए यहां से ये जो एंगल था ये कम था और ये बढ़ता चला जाएगा एंगल, दिखाई। इसी तरह यहां की बात देखें, ये और दूर चले जाएंगे तो एंगल इज इंक्रीजिंग। तो ये सीधा अगर बहुत दूर हो इनफाइनाइट, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा वाला, अल्फा टेंड्स टू बी पाई बाई 2 90 डिग्री, एंड दिस बीटा टेंड्स टू बी अगेन पाई बाई 2। किसके लिए? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। बात समझ में आ रही होगी। तो जब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होगा तो अल्फा बीटा कहां पहुंच रहे होंगे? 90 के करीब पहुंच रहे होंगे, बढ़ते चले जाएंगे ना, ये देखिए बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर साइन अल्फा यानी साइन पाई बाई 2, ये देखिए अल्फा बीटा बराबर 90। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा क्या है? साइन 90 प्लस साइन 90 विच इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 2। अब ये यहां पर 2 पर वैल्यू रख दीजिए, ये 2 हो चुका है, ये 4 से काट देगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। ये फॉर्मूला याद रखें, ये किसके लिए है? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए। ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक और कानून आता है कि जो तार है ना, वो इनफाइनाइटली लॉन्ग तो है लेकिन एक सीधा हमारी पकड़ में है। मतलब देखिए ये बोलना चाह रहा हूं मैं, जैसे ये वायर लिया है आपने, यहां पर आप किसी पॉइंट P पर निकालना चाहते हैं और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो ये अल्फा जो अल्फा बनाते थे, ये अल्फा तो हो जाएगा बेटा टेंडिंग टू पाई बाई 2, क्योंकि बहुत दूर है सीधा। और यहां पर बीटा एंगल कितना हो जाएगा? बीटा विल बिकम 0, क्योंकि आप भाई इधर कहीं होता तो ऐसे बीटा बनाते, ये तो चपक गया, तो परपेंडिकुलर में बीटा विल बिकम 0। तो आप क्या कह सकते हैं? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा जो आता था टर्म, उसमें साइन पाई बाई 2 आपने लिखा और साइन 0 आपने मेंशन किया, तो ये 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 वैल्यू आ गई। तो B कितना आ गया? B था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन D साइन अल्फा
प्लस साइन बीटा, ये देखिए समझ लेंगे तो बहुत आसान लगता है। और यहाँ पर ये 1 है तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी इंटू 1, मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। इस फॉर्मूले को भी याद रखिए। ये एक सिरा हमारी पकड़ में, इसको मैं हटा दूं, नहीं कंफ्यूज कर जाओगे। ये ऐसा भी फॉर्मूला हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है कि इस तरफ आपने पॉइंट पी लिया है और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो ये फॉर्मूला इन दोनों के लिए यही फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। बात पकड़ में आई है ना? एक सिरे के सामने और दूसरा सिरा कहाँ है मालूम नहीं, इनफाइनाइटली लॉन्ग, और दोनों सिरे नहीं मालूम, तो यहां पर वैल्यू आ गई थी, देखिए 2, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आ गया था। तो ये फॉर्मूला, ये और ये आपको याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ठीक है। और अगर आप एक्सियल पोजीशन पे हैं, एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या है कि अगर एक वायर आप लेके बैठे हैं बेटा और इस वायर की सीध में है, ये एक्सियल पोजीशन, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर? 0। तो ये एक अगला पॉइंट है, ये दोनों तो इससे लिंक थे कि ये एक्सियल पोजीशन पे अगर आप बात करें तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। आप देख ही पा रहे हैं। ठीक, ये बात यहां से कुछ स्पेशल केस बन जाते हैं जो आपके सामने हैं। और कुछ फोटोग्राफ्स और मैंने डाली हैं जो आपको और क्लैरिटी देंगी, वो चलेंगे आगे की तरफ। मैंने समझाया जिससे बात को पकड़ने में और समझने में आपको आसानी हो। कुछ बच्चे इसको नोट करना चाहेंगे तो 1 सेकंड के लिए मैं हट जाता हूं, आप चाहें तो उसको जल्दी से पॉज करके नोट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप नोट, इसके पहले वाला भी दिखा देना चाहिए मुझे। ये फॉर्मूला बड़ा काम का है और इसका इस्तेमाल भरपूर करते हैं आप, तो नोट कर पाए होंगे। एक कदम ये नोट कर ही चुके थे, इधर आ जाइए, हटता हूं, और आप चाहें तो पॉज करके नोट कर लें, करना चाहिए आपको। अब मैं कुछ केसेस आपके सामने लेके आता हूं फोटोग्राफ से, जो आप याद कर लेंगे तो आपको काफी आसानी होगी सवालों को लगाने में। तो चलिए देखते हैं। पहले केस में जैसे मैंने आपको समझाया था, ये सिरा मालूम है, दूसरा नहीं मालूम, तो म्यू नॉट आई, ये अल्फा है, देखिए ये मालूम है दोनों सिरे, तो एक अल्फा है, एक सिरे के सीध में है, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता था, बीटा तो 0 हो गया यहां पर। तो ये फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन अल्फा। बढ़िया। अब यहां पे देखिए, इस वायर में एक एंगल तो अल्फा बन रहा है, दूसरा बीटा इधर से बन रहा है, वरना तो बीटा इधर बनता था, उल्टी दिशा में है, इसलिए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। दिस इज इंपॉर्टेंट। बीपी की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए आई अपॉन डी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ध्यान रखिएगा, यहां पर ऐसे एंगल बनाते थे आप समझाने के लिए, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। अब यहां पर की जगह ये उल्टी दिशा में ऐसे चले गए हैं आप, और इस पॉइंट पर हैं, और ये डैश किया, ये परपेंडिकुलर, तो दिस इज अल्फा एंड दिस एंगल अपोजिट, इसके इधर नापते थे, अब उल्टा नाप रहे हैं, उल्टा, दिस इज माइनस बीटा। इसलिए साइन माइनस बीटा जब आप लेते हो तो ये हो जाता है माइनस साइन बीटा, और यही चीज यहां रिफ्लेक्ट करती है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा में। खैर इतना ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कि समझ में आए, बाकी इसको याद कर लीजिए इस डायग्राम के हिसाब से, जिससे तेजी से सवाल लगाते बने, है ना? ये बात आप समझ गए। और भी कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूं आपको जो आपको याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब देखिए यहां पर ये जैसे इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जा रहा है, तो यहां पर हमने ये फॉर्मूला निकाल रखा था, बीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन डी या ए, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो तो ऐसे अंगूठा आगे डायरेक्शन, और देखिए अंदर कैसे अंदर जा रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बड़े आराम से निकाल सकते हैं, सब बहुत आसान है। यहां पर देखिए एक स्टार्टिंग पॉइंट में, बाकी छोर नहीं मालूम, तो ये भी आपको निकाल के दिखाया था मैंने समझा के फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी आई अपॉन ए, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये देखिए, अब भी अंगूठा है राइट हैंड, अंगूठा आई की डायरेक्शन में, पंजा अंदर की तरफ जा रहा है, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड आपको अंदर की तरफ मिलेगी, बहुत बहुत प्यार से। अच्छा, यहां पर देखिए आप, यहां पर ये एक सिरा नहीं मालूम
और दूसरा अल्फा है, तो वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस 1। साइन अल्फा मालूम है और दूसरा वाला इन्फिनिटी है, मतलब साइन 90 विच इज प्लस 1। तो ये फॉर्मूला है, अगेन किधर डायरेक्शन है, अंदर की तरफ। और ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, तेजी से सवाल निकालने में आपकी मदद करेगा। ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में देखिए करंट की डायरेक्शन कैसे बना रखी है इन्होंने। रेक्टेंगल का जो लेंथ ब्रेथ ए और बी है, फॉर्मूला इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, इसकी वैल्यू है बी नॉट ए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, रेक्टेंगल के केस में। और अगर ये स्क्वायर हो जाए तो ए बराबर बी हो जाएगा, उस समय ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा 8 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8 रूट 2 आई अपॉन ए। ये तो इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो कई जगह आप पूरी कैलकुलेशन से बच जाएंगे और आप बहुत तरीके से जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे। खैर, आप इन चीज़ों को याद ज़रूर कर ले। अब मैं कुछ 1-2 सवाल आपको करके दिखाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे जिससे चीज़ें पुख्ता होती चली जाएं। तो आ गए हम लोग इस क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, दोनों इंटरेस्टिंग है, दोनों ही करेंगे हम लोग। तो यहां पर पहले वाले में देखिए फिगर में क्या है, ए पेयर ऑफ स्टेशनरी एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग बेंड वायर्स। ये वायर है, देखिए ये आ रहा है आर पी से ऐसे बेंड हो गया, ये एक्स वाला आ रहा है एस तक और क्यू से ऐसे बेंड हो गया है। प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन एज शोन, द वायर्स कैरी करंट 10 एम्पियर ईच। दोनों में कितनी करंट जा रही है, 10 एम्पियर के बराबर। द सेगमेंट्स पी एंड क्यू आर पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये देखिए वाई एक्सिस के बाद पी और क्यू जो सेगमेंट है वो पैरेलल है। As OS is equal to OR is equal to 0.02 मीटर। तो ये जो OS है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, बराबर है 0.02 मीटर के बराबर है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन। इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को करके आपको समझाते हैं। तो मैं यहां पर एक स्लाइड एंट्री करता हूं, थोड़ा बड़ा फिगर बना के आपको समझाता हूं। तो देखिए एक्स वाई की कहानी कुछ ऐसे थी, ये एक्स वाई एक्सिस में बना रहा हूं, ये ओरिजिन है और जो वायर था हमारे पास वो कुछ ऐसा था। पहला वायर ऐसे गया है और ऐसे बेंड कर गया है और ऐसे करंट है, इसमें आई करंट है। इसको नंबर 1 नंबर दे देते हैं, इसे समझाने में आसानी हो। ये बेंडिंग है, नंबर 2 है, दिस इज आर। और यहां पर कहानी क्या थी, इस तरह से बेंडिंग थी, करंट ऐसे जा रहा है, ये क्यू कह दीजिए, नंबर 3 कह दीजिए और ये नंबर 4, इसको मैं एस कह देता हूं। और कोई चीज छूट रही है लग रहा है, ये पी वाला पोर्शन है, तो इसको हम यहां पर इसको पी कह देते हैं। ये ओरिजिन है ओ, और ओ आर और ओ एस की वैल्यू 0.02 मीटर थी। यहां पर इसको मैं डी लिख देता हूं, दोनों ही डी इक्वल हैं। ये पहला पार्ट 1 है जो हम लोग करने वाले हैं सवाल को। ठीक, अब देखिए सबसे पहली बात क्या है, ये जो वायर 1 है और वायर 4 है, इससे ओ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, 0, क्योंकि उसी की सीध में है। आपको समझाया था कि कोई भी वायर अगर है, इसकी सीध में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। तो ये जो 1 का जो इंपैक्ट है ऊपर, या चौथे नंबर वाले वायर का इंपैक्ट है ऊपर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिसे मैं B1 की वजह से या B4 की वजह से बोलूंगा, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0। ये बात आप पकड़ पाए क्योंकि सीध में है। अब इसकी बात करते हैं नंबर 2 का, ये कितना मैग्नेटिक फील्ड यहां बना रहा है और नंबर 3 कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो 2 का और 3 का होगा वो बराबर होगा, क्योंकि दोनों में करंट एक जैसी है और डिस्टेंस d भी एक जैसा है, दिस इज d। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी।
ये आई, क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, देखिए चलता चला जा रहा है आगे, एक सिरा इधर है, तो फॉर्मूला हमने लगा दिया इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और एक सिरे के सामने, इस सिरे के सामने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। और इसका देखिए डायरेक्शन दोनों का कैसा है, तो ये वायर करंट नीचे है, तो नीचे है, तो ये इस 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, आपकी तरफ। दिस इज B2, देख पाए हैं ना, ये ऐसे करिए अंगूठा और आपकी तरफ देखिए मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है। इधर देखिए ये अंगूठा किया इस डायरेक्शन में और आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी B3 की भी जो वैल्यू है वो भी इसी डायरेक्शन में है। B2 B3 आर इन सेम डायरेक्शन, तो जुड़ जाएंगे ये। तो दोनों की डायरेक्शन कैसे हो चुकी है, मैं यहां पे लगा देता हूं, डायरेक्शन ऐसी है, एक ही डायरेक्शन में। अब B2 B3 को जोड़ दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड एट O, जो कि इस सेंटर या ओरिजिन है, वो वैल्यू हो गई B0 B2 प्लस B3। अब इसी वैल्यू को 2 बार जोड़ दीजिए, म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन डी प्लस म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन डी। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, बचेगा नीचे 2, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो वैल्यू रखेंगे तो आप लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, करंट की वैल्यू 10 एम्पियर, डिस्टेंस है 0.02, 0.02 था, एक 0 ज़्यादा लग गया है ये। अब इसको सॉल्व, इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए इसको क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इसकी वैल्यू, और ये 10 अपॉन 0.02, और ये वैल्यू होती है 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू 10, 0.02। तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10 की पावर -4 टेस्ला। ये आपका देखिए एक अच्छा सवाल है और आपको क्लैरिटी देता है, ये आपने कर लिया। अभी एक और सवाल है वो भी करेंगे हम लोग, मैं हटता हूं, पॉज करके नोट कर लीजिए। इसका सेकंड वाला जो पार्ट है वो इसके बाद मैं करके दिखाऊंगा, तो इसको आप नोट कर लें, जैसे आपको क्लैरिटी अच्छे से मिल जाए। खैर आप इसको नोट कर पाए होंगे पॉज करके। चलते हैं इसके नंबर 2 वाले पार्ट पर, इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं वहां पर फिगर दोबारा बनाकर आपको करके दिखा दूंगा। तो लिखा है 3 लॉन्ग वायर्स कैरिंग करंट्स 10 एम्पियर, 20 एम्पियर एंड 30 एम्पियर। ये देखिए 30 एम्पियर, 20 एम्पियर और 10 एम्पियर आर प्लेस्ड पैरेलली टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। पॉइंट्स P एंड Q आर इन द मिडवे। ये P एंड Q इसके बीच में है, ये डिस्टेंस बराबर 2D है, तो ये D है, D है, ये भी D है और ये D है। फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट P एंड Q। P पर कितना है मैग्नेटिक फील्ड और Q पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इसका रेशियो हमको चाहिए। तो आइए पहले इसका मैं फिगर बना देता हूं। ये हो गया था, एक और इंसर्ट करता हूं यहां पर, और इसका सेकंड पार्ट जो करने वाले हैं हम लोग, 3 वायर हैं। ये देखिए 3 ऐसे मैंने वायर बना दिए, करंट का डायरेक्शन दिख ही रहा था। ये है 30 एम्पियर, इसको नंबर 1 वायर बोल देते हैं। ये था 20 एम्पियर, नंबर 2 वायर। ये था 10 एम्पियर, नंबर 3 वायर। और पॉइंट को दूसरे रंग से देते हैं, और यहां पर इसके बीच में यहां पर एक Q पॉइंट है और यहां पर आपका P पॉइंट है। ये डिस्टेंस यहां से D है और बाकी भी डिस्टेंस यहां से D है। टोटल ये 2D था और ये भी 2D था। ये इसकी पूरी रामायण जन्मपत्री मैंने बना डाली है। अब आगे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट Q, देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q। तो BQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर इस 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ,
तो 1 का डायरेक्शन मैं ऐसे बना रहा हूं, ये B1 अंदर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, दिस इज B2, और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर, दिस इज B3। ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताए, यानी B1 में से B2 B3 घटा दीजिए आप, अगर B1 को पॉजिटिव ले रहे हैं तो। और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो विच इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, फिर होता है I अपॉन D, तो I इसमें कितनी है, पहले में 30 एम्पियर, और यहां से डिस्टेंस कितनी है D। अब आ जाते हैं माइनस, इसमें कितनी करंट है 20 एम्पियर, इससे कितना डिस्टेंस है D, फिर आ जाते हैं 10 एम्पियर पर, ये भी क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्शन इससे अपोजिट है, अपॉन यहां से डिस्टेंस कितनी है, ये रही 2D और ये रही D, मतलब हो गया 3D। बात समझ में आपको आई होगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। ये बिना बात के कुछ लाइन आ गई है ऐसे, बस इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और एलसीएम फेल्सियम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 अपॉन 3D, और डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू नहीं आई है, इसका मतलब ये बड़ा है बाकी छोटे हैं, घटाया है ना, ये बात सेट हो गई, विच इज BQ। अब इसी तरीके से BP निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, उसकी वैल्यू लिखेंगे तो BP लिखा आपने, अगेन म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अब यहां पर वैल्यू देख लेते हैं कि यहां पर इस तीसरे नंबर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, इस दूसरे की वजह से अंदर की तरफ, और इस पहले की वजह से भी अंदर की तरफ। ये B1 B2 B3 का मैंने हिसाब किताब बना दिया है। अब यहां पर आप देखें, दो वैल्यूज हम पॉजिटिव ले लेते हैं, जो अंदर वाली को मान लीजिए पॉजिटिव मान लिया है, तो 30 अपॉन 3D, ये 30 मतलब इससे डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो 2D प्लस D यानी 3D, फिर आपने लिखा प्लस 20 अपॉन D, ये 20 एम्पियर वाला, इससे यहां से डिस्टेंस हो गया D, और वो B3 माइनस में है तो माइनस कर दिया, और ये वैल्यू कितनी आ गई 10 अपॉन D। अब इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 20 अपॉन D, और फिर इसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, क्योंकि यहां पर प्लस वाली चीज पॉजिटिव है, प्लस का मतलब हमने इस कट्टम वाले को, अंदर वाले को प्लस माना था। अब यहां पर रेशियो निकालना है, रेशियो विच इज BP अपॉन BQ, तो BP ये रहा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 20 अपॉन D, और BQ है तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई इंटू 3D अपॉन म्यू नॉट इंटू 20, और सब चीज देखिए कट जाएगी, वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये देखिए 2 पाई से 2 पाई कट गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट, D से ये D, 20 से ये 20, तो 3 आ गई, एंड दिस इज द आंसर। तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल हैं। एक सवाल और आपको लेके बताऊंगा जिससे पूरी क्लैरिटी मिले, इसको भी नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, और अगला एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे जिससे क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल जाए, आप इसको नोट कर पाए होंगे। चलते हैं एक कदम आगे, और इस क्वेश्चन को भी मैं करके दिखाऊंगा जिससे क्लैरिटी आपको मिले। इंटरेस्टिंग सवाल है, लिखा कंसीडर द फॉलोइंग फिगर in which ABCD is a square of HA। तो ये ABCD स्क्वायर ऑफ HA है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ABC is R0, ये जो ABC है इसका रेजिस्टेंस ऊपर वाले का R0 है, और जो ADC है इसका रेजिस्टेंस नीचे वाले का है 2R0।
फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर। तो देखिए यहां पर जो करंट जाएगी, आई जा रही है, मान लीजिए यहां पर I1 जा रही है और यहां पर I2 करंट जा रही है। इससे इस I1 करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? देखिए ये तो फाइनाइट लेंथ है, ऐसे ड्रॉप करा दीजिए परपेंडिकुलर। दिस एंगल इज 45 एंड दिस एंगल इज 45। कुछ नाम दे देते हैं पार्ट्स के, इसको 1 नंबर बोल दो, इसको 2 नंबर बोल दो, इसको मैं यहां पे 3 नंबर बोल देता हूं, ये चौथे नंबर का पार्ट यहां पर बोल देता हूं। अब देखिए पहली बात कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस के से इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट रहती है। जिसमें रेजिस्टेंस होगा ज्यादा वहां पे करंट कम, और जहां रेजिस्टेंस होगा कम वहां करंट ज्यादा। तो यहां पर देखिए टोटल इसके R0 और ये 2R0, 3 हिस्से हैं करंट के। 3 R0 में से R0 ऊपर है, 2R0 इधर है, तो करंट भी इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, बस इसकी विपरीत में। तो यहां पर I अगर करंट है तो I के 3 टुकड़े कर लीजिए, I/3, 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 और ऊपर वाले में जो करंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2I/3, इसमें वैल्यू हो गई 2I/3, और इधर वाले में कितनी करंट हो गई? I/3, क्योंकि ये देखिए ये डबल करंट है इसकी, इसमें इसी को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दिया है। समझ में आ रहा है ना? जैसे R0 था और नीचे 2R0 था, टोटल 3 R0 थे, R0 ऊपर चला गया, 2R0 नीचे आ गया। इसी रेशियो के हिसाब से इसके उल्टा रेशियो में डिवीजन ऑफ करंट हो जाती है। तो ऊपर करंट हो गई I/2I/3 और नीचे हो गई I/3। टोटल I करंट आ रही थी ना, इसी के 3 टुकड़े करके 2 ऊपर और 1 सिंगल कर दिया। ये करंट का बाइफरकेशन हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं इस 1 की वजह से और 2 की वजह से एक ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा। देखिए यहां पर मैं ऐसे मेंशन कर देता हूं, इसका भी देखिए ये एंगल 45 बनेगा, और यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अंदर की तरफ, ये देखिए अंगूठा रखिए आई की डायरेक्शन में अंदर, ये अंदर, दैट इज B1, और B2 में भी करंट ऐसे जा रही है तो ये अंदर की तरफ, दिस इज अगेन B2। तो B1 B2 का एक ही डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी सेम आने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 लिखो, B1 बड़े आराम से देखिए, विच इज μ0/4π I/d, और ये एंगल ले रहे हैं तो कॉस वाला फॉर्मूला लगा, cos 45 आपको समझाया था, cos अल्फा प्लस cos बीटा, तो cos 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, आसानी से जल्दी हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? μ0/2√2 I1/π/d। ये बात आप यहां पर देख पाए। d का डिस्टेंस आप ले लीजिए यहां से, दिस इज d डिस्टेंस, ऐसे ले लेते हैं हम लोग, और ये वैल्यू यहां बन गई। अब यहां पर चाहें तो चाहे क्या वैल्यू रखनी जरूरी अपनी हो जाएगी, तो वैल्यू रख देते हैं विच इज μ0/2√2, और I1 की वैल्यू कितनी है? ये I1 की वैल्यू थी और ये I2 की थी, तो 2I/3 ये रहा पाई, और d की वैल्यू कितनी है? ये स्क्वायर a का है तो d हो जाएगा a/2, तो दिस इज a/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो वैल्यू आ गई 2 μ0I/3√2πa, और यही वैल्यू किसकी है? B2 की भी है, और डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं अंदर की तरफ। तो ये देखिए B1 और B2 की सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आया है। इसी तरीके से B3 B4 की बात कर ली जाए तो आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड B3। अब B3 के लिए भी वही फॉर्मूला, μ0/4π I/2/d cos 45 प्लस cos 45, ये वैल्यू लिख दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए अगेन, μ0/4π
2√2 अपॉन पाई इंटू डी। सॉल्व कर लीजिए फर्दर, तो म्यू नॉट 2√2 और I2 की वैल्यू कितनी थी, I/3, और पाई लिखा और डी की वैल्यू तो A/2 आ ही रही है जो हमने देखा है। वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट I3√2 पाई A, और यही वैल्यू हो गई आपकी B4 की, और मैग्नेटिक फील्ड रहा बाहर की तरफ, क्योंकि यहां पर देखिए ये करंट ऐसे है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन सा कलर चल गया, विच इज B3, और इसी तरीके से आ जाएगा B4। समझिएगा, ये I है, ये I इधर जा रही है, तो ये आप बाहर की तरफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं लेकिन बाहर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O क्या रहा, मैग्नेटिक फील्ड एट O, ये वैल्यू सेंटर है जो कि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो B नॉट की वैल्यू क्या हो गई, B1 प्लस B2 माइनस B3 प्लस B4। B1 प्लस B2 का मतलब है डबल कर दिया जाए, तो ये इसका डबल कर दीजिए, तो 4 म्यू नॉट I अपॉन 3√2 पाई A, माइनस इसकी वैल्यू डबल कर दी जाए, तो 2 म्यू नॉट I अपॉन 3√2 पाई A। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो √2 अपॉन 3 और वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन पाई A, ये रहा I, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी I है, √2 अपॉन 3 म्यू नॉट पाई A I। इस तरीके से ये आपका एक बहुत अच्छा सवाल का आंसर आप निकाल पाए हैं। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए, पूरी क्लैरिटी आपको मिल रही है स्ट्रॉन्ग तरीके से। और भी कई चीज़ें सीखनी है जो हम लोग सीखेंगे, आप इसको पॉज करके नोट कर लें, ठीक है, मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं बेटा। अब यहां पर देखिए अगली बात शुरू होती है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, उसको सीधा आप फॉर्मूला याद कर लें, वो वैल्यू हो जाती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/A। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं इसके अंदर तो आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/A इंटू ऊपर n। ठीक, तो ये फॉर्मूला n टर्न्स के लिए है। अब कुछ बातें और, अगर मान लीजिए कोई आर्क बन रहा है, पूरा करंट कैरिंग लूप नहीं है, एक पोर्शन है थीटा आर्क का, तो ये देखिए एक आर्क बना है ऐसे, और ये एंगल कितना दिख रहा है आपको, थीटा। तो ये जो आर्क है, सर्कुलर आर्क, ये ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसके लिए ये फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखें। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A एंड साथ में थीटा रेडियंस में, तो थीटा की वैल्यू पाई में मतलब रेडियंस में रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और यहां से आप देखिए करंट की डायरेक्शन है, आप निकाल सकते हैं, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रख दीजिए, उधर की तरफ जा रहा है, अंदर इनवर्ट डायरेक्शन में हो गया, अंगूठा रख दीजिए I की डायरेक्शन में, अंदर की तरफ इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A इंटू थीटा। एक सर्कुलर आर्क जो सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यहां से आप निकाल सकते हैं। कुछ कॉन्फ़िगरेशन इसी बात को देखते हुए जो याद कर लेंगे तो तेजी से सवाल वहां पर लगा पाएंगे। देखिए क्या है मामला, अगर करंट कैरिंग लूप है और यहां करंट कैसे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखिए म्यू नॉट की वैल्यू है B नॉट की म्यू नॉट I अपॉन 2A, और मैग्नेटिक फील्ड आ गया इनवर्ट द प्लेन। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहा, बस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर रहा, परपेंडिकुलर आउट ऑफ द
प्लेन आपकी तरफ। अब ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो आप जानते हैं जो सीधा तार आ रहा है इससे मैग्नेटिक फील्ड 0 बनेगा, इस सीधे तार से इस यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 बनेगा क्योंकि इसकी सीध में है। केवल ये जो हाफ सर्कुलर आर्क है इसी से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब आपने फॉर्मूला पीछे पढ़ा था, जो सर्कुलर आर्क होता है μ0/4 I अपॉन A इंटू थीटा। तो इस आधे आर्क में कितना एंगल ये बनाएगा? पाई एंगल बनाएगा। भाई तो पाई एंगल बनाता है ना, यहां पर पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये पाई पाई उड़ गया, तो μ0/4A I अपॉन A। और यही फॉर्मूला देखिए यहां पर लिखा गया है, μ0/4 पाई कट चुका है I/A। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप जान ही रहे हैं, यहां पर ऐसे भी घुमा के देख सकते हैं या आप अंगूठा इसी डायरेक्शन में रखें अंदर की तरफ। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर ये 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है, दूसरा सर्कुलर वाला है, तीसरा ये घूमते वापस जाने वाला है। अब ये सर्कुलर वाला हिस्सा देखिए, तो ये सर्कुलर वाले हिस्से से ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनना था ये मेंशन है μ0I/4 पे, सेमी सर्कुलर आर्क। और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एक एंड की तरफ आप में इनफाइनाइटली लॉन्ग है, एक एंड की तरफ है। और इसी तरीके से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखिए अंदर की तरफ है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है। तो ये B1 और B3 एक ही डायरेक्शन में, दोनों को जोड़ेंगे तो μ0I/2πA आ जाएगा। तो इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लें। ये क्यों बताया जाता है? क्योंकि नीट में समय कम होता है, तो समय कम है, अगर ये फॉर्मूला आपको सीधे याद है तो खटाक से आप 5-7 सेकंड में आंसर निकाल के रख देंगे और उसे एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आप यहां पर याद कर लें इस फॉर्मेट को, μ0I/2πA प्लस μ0I/4A, जैसे कि तेजी से सवाल कर सके। लॉजिक तो मैं समझा ही रहा हूं आपको। अगली बात इसी में देखते हैं बेटा, यहां देखिए, यहां भी कहानी क्या है कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है एक एंड पर, इसका डायरेक्शन किधर है? राइट हैंड लिया, अंदर की तरफ। ये पहला हिस्सा है, B1 कह देते हैं, ये दूसरा हिस्सा, और इसको तीसरा हिस्सा कह रहे हैं। और तीसरे हिस्से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। दोनों इक्वल हैं, अपोजिट हैं, मार देंगे तो इस दूसरा सर्कुलर आर्क की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा जो यहां मेंशन है, μ0I/4A। बात खत्म। अब इस तरह का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अगर एक करंट I आ रही है, सर्कुलर आर्क में I1 निकल रही है, इधर सर्कुलर में I2 निकल रही है, तो बीच में कोई भी एंगल बना रहा हो, इसका नेट रिजल्ट सेंटर पर 0 आ जाता है जब आप कैलकुलेट करके निकालेंगे। मैं वो कैलकुलेशन में लंबे में नहीं जा रहा, आराम से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं। एक थीटा आएगा, एक 360 माइनस थीटा आएगा, और कट कुटा के वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ के रखिए कि अगर I है, बाइफर्केशन I1 I2 हो रहा है सर्कुलर में, और फिर ऐसे करंट निकल रही है, तो यहां पर सेंटर पर B0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। बड़ी अच्छी बात, ये भी बड़े अच्छे से समझ गए हम लोग। अब इस पे एक आधा सवाल लगा लेते हैं जिससे हमारी पकड़ और अच्छी मजबूत हो जाए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ये देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक करंट पाथ shaped as shown in the figure produces a magnetic field at P। ये देखिए करंट आ रही है A से C तक, फिर C से D जा रही है, फिर D से E जा रही है, ये स्ट्रक्चर है, और यहां पर ये एंगल बना रहा है आर्क 30 डिग्री का। O पर हमको पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बताओ। द सेंटर ऑफ द आर्क, इफ द आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द आर्क इज 0.6 मीटर। ये जो रेडियस है आर्क की, ये 0.6 मीटर है, और एंगल तो 30 डिग्री दिख ही रहा है भाई। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट P एंड इफ द करंट इज 3 एम्पियर, और करंट की वैल्यू कितनी है? 3 एम्पियर के बराबर। B निकालना है। तो हम लोग, ये 3 पार्ट हैं यहां पर, ध्यान से अगर आप देखें, एक सीधा वाला पार्ट, एक आर्क वाला पार्ट, एक सीधा वाला पार्ट। क्योंकि सीधे वाले पार्ट की सीध में ये पॉइंट है, इसकी सीध में ये पॉइंट है, तो B1 और B3 से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। उसी की सीध में पड़ गया, जैसे हम लोगों ने बातचीत की थी। तो केवल मैग्नेटिक फील्ड CD की वजह से आएगा।
अब CD की वजह से कितना आएगा ये हम यहां आसानी से समझ लेते हैं, और फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू थीटा। अभी सीखा है हम लोगों ने, तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, और वैल्यू क्या रखा ही गया, सब सारी वैल्यू रखते हैं, यानी B रखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट कितना है, करंट थी 3 एम्पियर, आई हो गई 3 एम्पियर, ए मतलब रेडियस है 0.6 मीटर, और रेडियंस में थीटा चाहिए, तो थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो रेडियंस में कितनी हो गई, पाई बाई 6, ये रहा पाई अपॉन 6। अब वैल्यू निकाल लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 की पावर -7, और इससे काट दीजिए, 3 2 जा 6, तो ये हो गया पाई अपॉन 1.2, पॉइंट की वैल्यू 3.14 वगैरह रख दीजिएगा, तो आ जाएगा 2.6 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। ये आपका आंसर है। अगर आप डायरेक्शन भी निकालना चाहें तो ये देखिए, ये राइट हैंड लीजिए, करंट अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड बी पर कैसे बनेगा, अंदर की तरफ। आप सिंपली देख लीजिए, एक और अभी पढ़ेंगे लूप लॉ हम लोग, तो अगर आप पंजे को उस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाता है वो बी की डायरेक्शन होती है, अदरवाइज आपने पढ़ा ही है इस डायरेक्शन में किधर जा रहा है, बी अंदर की तरफ। वो तो पूछा नहीं था फिर भी निकाल दिया। ये आपका कहानी बन गई है, इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल और करते हैं और पकड़ मजबूत करने के लिए, तो ये इस तरह से सवाल आएंगे जो बड़े आसानी से आप परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अगला इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हमें काफी मदद पहुंचाएगा। फिगर शोज ए करंट लूप हैविंग 2 सर्कुलर आर्क्स। ये 2 सर्कुलर आर्क हैं, ठीक, ज्वाइंड बाय 2 रेडियल लाइंस, ये रेडियल लाइन से ज्वाइंड हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ओ। अब देखिए इसके 4 हिस्से कर लीजिए, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा आर्क वाला, चौथा वाला ये हिस्सा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है 2 की वजह से और 4 की वजह से वो तो हो गया 0, क्योंकि इसका सेंटर इसकी सीध में पड़ गया। ये देखिए इसके सीध में सेंटर है, इसकी सीध में सेंटर है, तो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड ना बनाएंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड 1 नंबर और 3 नंबर बनाएगा, इसके डायरेक्शन को भी हमको देखना होगा। तो हम लोग पहले वाले का डायरेक्शन देखते हैं। अंगूठा ले जाइए करंट की डायरेक्शन में, ये देखिए ऐसे, ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया B1, B1 ही है B1, और ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए किधर, उधर जा रहा है, तो ये हो गया अंदर की तरफ, दिस इज B2। ये मैग्नेटिक फील्ड कुल मिला के अपोजिट इन डायरेक्शन है, घटेगा मतलब। चलिए शुरू करते हैं, B1 निकालते हैं पहले। तो B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और कितना एंगल सेमी सर्कुलर है, क्या है, फिगर शोज ए करंट लूप हैविंग 2 सर्कुलर आर्म्स। अच्छा ये रेडियस दी हुई है और इसको थीटा ही मान के करना पड़ेगा, दिया नहीं है। दिस एंगल हम इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए। B1 के लिए ए कितना है, ए है, और साथ में रहा ये थीटा, और इसी तरह B2 निकाला और उसका डायरेक्शन किधर था, B1 का ये डायरेक्शन, फिर μ2 अपॉन 4 पाई, करंट सेम ही है, I अपॉन रेडियस B है और एंगल थीटा है, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो इसका रिजल्ट क्या रहा बच्चों, घट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो B1 माइनस B2, बड़े में से छोटा घटा दो, A छोटा है डिनोमिनेटर में तो B1 बड़ा हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A थीटा माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन B इंटू थीटा। कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I भी कॉमन आ गया, थीटा भी कॉमन आ गया, और वैल्यू बची B माइनस A अपॉन AB, और वैल्यू क्या रही, डॉट वाली, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन।
ये आपका आंसर है। तो इस तरह के सवाल बिल्कुल आसानी से आप कर बैठेंगे अगर थोड़ा सा भी अंदाज़ा आप ले लीजिए, जैसा आपको बता रहा हूँ। बड़ा सिंपल है और जब रिवीजन करेंगे तो दिमाग में चढ़ जाएगा, फटाफट निकलेगा। कॉन्सेप्ट पकड़ना इसलिए ज़रूरी है कि सब कुछ रट्टा ना मारिए फिजिक्स में, बाकी तो आप नीट में पता नहीं कितना याद करते हैं। तो फिजिक्स में आप याद तो करेंगे ही, लेकिन समझ भी लीजिए थोड़ा, जिससे कोई भी ट्विस्ट आए तो संभाल सकें। आप इसको नोट कर लें, इस क्वेश्चन को। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, ये आप नोट कर पाए होंगे। अगला एक टॉपिक और है इसके अंदर, जो कि मैं कलर को कर लेता हूं ग्रीन। अब देखिए करंट कैरिंग लूप है, इसकी एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। ये एक्सियल पोजीशन का मतलब ये है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये मान लीजिए करंट कैरिंग लूप है, इस तरह का ऐसे लूप दिखा रहे हैं, ऐसे है, और इसमें करंट फ्लो कर रही है, और इसका जो एक्सेस है वो एक्सेस ऐसे है, देख पा रहे हैं ऐसे। तो इस जहां पर ये ब्लैक ब्लैक इसका हेड दिख रहा है, यहां पर सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं करंट कैरिंग लूप की वजह से। इस तरह का स्ट्रक्चर है ये, और इस स्ट्रक्चर में अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर आई हो गया, इसकी रेडियस ए हो गई, इसके सेंटर से इसकी दूरी अगर आर है, तो ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सर्कुलर लूप। तो बी एक्सेस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई ए स्क्वायर, ए है रेडियस, अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर ये डिस्टेंस है, पावर 3/2। और ये क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है, उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इधर या इधर बन जाएगा। अब अभी आप देखेंगे कि क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन है तो ये अवे हो जाएगा, करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बी इधर बना हुआ है। और करंट अगर इधर से अगर आप देख रहे थे, ये कुछ आंखें ऐसी बना दूं मैं, आंख लगे भी तो आप लोग तो सुंदर बना लेते होंगे, मेरा डायग्राम कुछ खतरनाक रहते हैं। खैर एनीवे, इसको आप समझ पाए। इधर से ऑब्जर्वर अगर है और इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से आप इधर खड़े होंगे और इस तरह से अगर आपको दिखेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इस समय। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अवे है और क्लॉकवाइज आपको मिल जाएगी, तो आप बी उसका उल्टा हो जाएगा, कोई इसमें खास बात नहीं है। तो ये आप पकड़ पाए, इसको भी पकड़िए। और इसी में अगर आप इसकी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो सेंटर के लिए आर की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए यहाँ इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में आर 0 पुट कर दोगे तो ए स्क्वायर 2 से कटेगा, ये स्क्वायर 3 से कट जाएगा, ए बचेगा केवल यहाँ पर। और ये फॉर्मूला आपको मिलेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके सेंटर पर बी मैक्स आपको मिलता है, और वो कितने के बराबर है? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। करंट कैरिंग लूप का मामला हम लोग देख चुके थे, यही फॉर्मूला वहां भी निकला था। और अगर फार अवे हैं, फार अवे कहने का मतलब होता है कि ये जो आर है ये इस ए से बहुत बड़ा है, तो ए को इग्नोर कर देते हैं, इस ए को इग्नोर कर दोगे तो ये आर से इसका कैलकुलेशन कर लीजिए बहुत ही आसान तरीके से। और यहां पर म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आ जाएगा, यानी बी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। ये इसका एक ग्राफ बना हुआ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सेंटर पर देखिए आर बराबर 0 पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, ये निकला हुआ है। और जैसे जैसे आगे जाएंगे इस तरह से फॉल करता है। R इज इक्वल टू a/2 में ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। इन्फ्लेक्शन का मतलब है कर्व अगर ऐसे जा रहा था तो वहां पर ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा था तो ऐसे जाएगा। ठीक है, ये एक मैथमेटिक्स का वर्ड होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर कर्व अपना नेचर बदलता है, कॉनकेव से कॉन्वेक्सिटी में जाता है। अब वो डिटेल आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे जा रहा है तो ऐसे जाएगा, कोई चीज़ ऐसे है तो वो ऐसे बन जाएगी, बदलाव लेगी यहाँ पर। तो वो R इज इक्वल टू a/2 है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ कर्वेचर देखिए लिखा भी हुआ है, कॉनकेव से कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स से कॉनकेव बदलाव ले, जहां पर ये बात आप समझ गए। अब यहां पर कुछ बातें बताई हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते कैसे हैं, तो बड़ी आसानी से आप समझ लीजिए। जैसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप। अब मान लीजिए ये सर्कुलर लूप है, ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो इसकी एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड किधर डायरेक्शन में जाएगा? तो आप राइट हैंड लीजिए, इसी आई, ये आई है,
ये आई की डायरेक्शन में अपने राइट पाम को मोड़ दीजिए। जिस डायरेक्शन में अंगूठा जा रहा है वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी। ये बना हुआ है। बस आई की डायरेक्शन में राइट हैंड का पाम मोड़ना है और अंगूठे का डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। बहुत सब सरल है, शांति से पढ़ेंगे। क्यों मैं बार बार ऐसा बोल रहा हूं कि आपका जो सपना है ना गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का, वो बिना फिजिक्स के पूरा नहीं होगा बेटा। ये कोई मैं कह नहीं रहा हूं, आप खुद ही सोच के देखिए। बायो में 360 आ गए आपके, केमिस्ट्री में 150 आ गए, 160 आ गए, फिर भी नहीं मिलेगा बिना फिजिक्स के। तो फिजिक्स में थोड़ा ध्यान दे देंगे आप, बहुत सरल आती फिजिक्स आपकी, मैं और सरल कर दूंगा उसको, तो आप 650 नंबर प्यार से ले आएंगे और गवर्नमेंट कॉलेज में सीना चौड़ा करके अपना पढ़ाई करेंगे कि अच्छे और सुंदर डॉक्टर बन जाएंगे। तो थोड़ा हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए हमको क्या अच्छा लग रहा है, जो सपना है उसको पूरा करने के लिए जो जरूरत है डिसिप्लिन्ड अप्रोच, वो करने की आवश्यकता है सिलेक्शन के लिए। मन जो कहता है केवल वही करेंगे तो जो जरूरत है वो रह जाएगी, जो करना चाहिए, और फिर मुश्किल हो जाएगी। तो आप समझिएगा, इन बातों को मैं आगाह करता रहूंगा आपको। खैर अगली बात करते हैं अगले डायरेक्शन की बेटा। ये आपको पता ही है, करंट कैरिंग लूप अगर रहता है जैसे यह बना हुआ है और उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, ये आपने 10th में भी देखी हैं, कोई खास बात नहीं है, तो इसको आप पकड़ पा रहे होंगे। अब एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं, देखिए, हेल्महोल्ट्ज स्ट्रक्चर। हेल्महोल्ट्ज स्ट्रक्चर क्या है? दो सर्कुलर लूप होते हैं एक जैसे, इनका रेडियस भी एक जैसा है और दोनों में सेम करंट फ्लो करा रहे हैं हम लोग, और इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आर के बराबर, इसकी रेडियस के बराबर है। तो ऐसे सिस्टम या अरेंजमेंट को हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज। और इसके जो मिड पॉइंट है, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको याद कर लीजिए, कभी कभी टपका देते हैं सवाल, वो बी की वैल्यू होती है 8 म्यू नॉट ni/5 r, और इसको थोड़ा कैलकुलेशन में आगे ले जाएंगे तो 1.432 बी मैक्स, और बी मैक्स की वैल्यू है म्यू नॉट ni/2r के बराबर। इस तरह से इसका आप देखेंगे तो शेप मिलता है या ग्राफ मिलता है, मैक्सिमम सेंटर पे मिल रहा है, बाद में यहाँ पर इस तरह से वैल्यू मिल रही है। जस्ट ध्यान रखिए ऐसा स्ट्रक्चर मिले तो आप इस पे काम कर पाइए। उम्मीद है ये बात पकड़ पाए होंगे। अगला एक सवाल लेते हैं हम लोग, और इस सवाल को भी करते हैं, बड़े आसानी से हो जाएगा, और बहुत कुछ चीज़ें आज हम लोगों ने सीखी हैं, तो इसके नोट्स बनाइएगा और रिवीजन भी करिएगा, तब दिमाग में बैठेगा। एक बार पढ़ लेने से तो काम होता नहीं। तो द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एट हिज सेंटर इज दिस वन टेस्ला। इसके जो सेंटर पर है, find the magnetic field due to this loop at a point on the axis at a distance of 5 centimeter from the center। तो ये सेंटर पे दिया है कितना मैग्नेटिक फील्ड है, और दूसरी सिचुएशन में इससे एक्सेस पे पूछ रहा है जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है पॉइंट पी, और उसका क्या करना है, अच्छा वैल्यू निकालनी है। तो सेंटर ऑफ द लूप पर क्या फॉर्मूला रहता है, मैग्नेटिक फील्ड at the center of circular loop, उसका फॉर्मूला है B1 ही लिख देता हूं, म्यू नॉट अपॉन 2I/a या R। नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो n से मल्टीप्लाई भी करेंगे, म्यू नॉट ni/2r। और एक्सियल पॉइंट पर इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड at an axial point, एक्सेस पर जो पॉइंट मिलेगी उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I/r² अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2। आप रेडियस की जगह a लिख सकते हैं और डिस्टेंस की जगह स्मॉल r, या स्मॉल डिस्टेंस की जगह x लिख दिया है और रेडियस की जगह कैपिटल R, इसका उससे कोई फर्क नहीं है, बस आप इन बातों को पकड़े रहिए। अब यहां पर मैं कलर को वाइट कर लेता हूं, B2/B1 निकाल दूं अगर, तो काफी कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाएगी यहां पर। B2/B1 करोगे R3 मिलेगा
और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मिलेगी। कुछ नहीं किया, B2 अपॉन B1 प्यार से कर दिया है। तो अब यहां पर अगर आप निकालें B2 की वैल्यू, तो B2 इज इक्वल टू B1 आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। B2 कितना रहा, B1 दे रखा था 0.5 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। रेडियस की बात करें तो 12 का क्यूब, और ये नीचे बात करें तो 144 प्लस 5 का 25 की पावर 3/2। ये देखिए, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो वैल्यू मिलेगी 3.9 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ये आपका आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे हम लोग। तो ये मेरे ख्याल से आप इसको अच्छे से नोट कर पाए होंगे। अब आ जाता है समय 3 क्वेश्चन चैलेंज का। जो आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है उसी पर 3 क्वेश्चन हैं। अगर आप उसको कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और किसी वजह से नहीं निकाल पा रहे हैं तो लेक्चर के उस पार्ट पे चले जाएं, टाइम स्टैम्प लगा मिलेगा, और उसको दोबारा रिविजिट करके फिर सवाल कर लें। तभी देखिए, वीडियो देख के फायदा तब मिलेगा जब सवाल निकाल पाओ, वरना क्या फायदा। 3 क्वेश्चन चैलेंज, चैप्टर 4 पार्ट 1। पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। फॉर आंसर्स ज्वाइन अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, 5 सेकंड में आपको दे रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। शांति से इसको देखें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। तो मैं 5 सेकंड के लिए रुकता हूं और आप जरूर इसको कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। 5 सेकंड हो गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। बहुत ही सरल सवाल है। 5 सेकंड का वक्त इस पे लगाइए, पॉज कर लीजिए मतलब इसको, और पॉज करके आप इसको करने की कोशिश कीजिए, चेष्टा कीजिए। मेरे ख्याल से जरूर कर पाए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत सरल ऐसे ही सवाल आपके नीट एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, चैलेंज नंबर 3। चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और डॉक्टर बनने का सपना पूरा कीजिए। तो 5 सेकंड ये समय ले लीजिए आप, और इसको जरूर करके आंसर इसका पोस्ट कीजिए। मेरे ख्याल से आपने पोस्ट किया होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए और नीट में सिलेक्शन की जर्नी आसान हो जाए, तो आप अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और इसका PDF पाने के लिए अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्यार से फिजिक्स पढ़ेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।